फोन पे भारत में यूपीआई पेमेंट्स के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऐप है जो हर महीने अरबों ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है। ₹1,500 received on PhonePe. लेकिन दोस्तों, सक्सेस के इस पीक तक पहुंचना आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो ऐप आज डिजिटल इंडिया की धड़कन है वो कभी फ्लिपकार्ट के अंदर एक छोटा सा प्रोडक्ट था। इस जर्नी में फोनपे पर कई बार यूपीआई रूल्स तोड़ने के आरोप लगे, बैंकों ने इसे ब्लॉक कर दिया, कॉम्पिटिटर्स के साथ भी लीगल फाइट्स हुई, लेकिन हर बार फोनपे मजबूती से खड़ा हुआ। तो आखिर फोनपे ने गूगल पे जैसे जॉइंट्स को कैसे पीछे छोड़ा? कैसे आईसीआईसीआई बैंक और पेटीएम के आरोपों के बाद भी यह लोगों का फेवरेट पेमेंट ऐप बना रहा? और फोनपे जब यूपीआई के थ्रू आपके बैंक से रिसीवर के बैंक अकाउंट में पेमेंट डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता है, तो फिर पैसे कैसे कमाता है? आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों, आज अगर हमें किसी को 1 भेजने हो या फिर 1 लाख, बस 2 सेकंड में क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और पेमेंट हो जाता है। लेकिन कुछ साल पहले ये इतना आसान नहीं था। जैसे 2015 की ही बात कर लें, तो उस टाइम अगर हमें किसी को पैसे भेजने होते थे तो या तो बैंक जाकर खुद कैश डिपॉजिट करना पड़ता था, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड ऐप में अकाउंट नंबर डालो, आईएफएससी कोड भरो और ओटीपी डालने जैसे लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। इसी वजह से उस टाइम इंडिया में कैशियस लीकिंग था। लेकिन तभी समीर निगम, जो कि फ्लिपकार्ट में हेड ऑफ इंजीनियरिंग रह चुके थे, उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट के लिए ज्यादातर सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी को चू करते हैं, क्योंकि पब्लिक को उस टाइम के पेमेंट मेथड्स जैसे कि नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग पर भरोसा ही नहीं था। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ऐप डेवलप किया जाए जिसके जरिए पेमेंट करना इतना आसान हो जाए जितना व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना। उन्होंने अपने इस थॉट को अपने 2 दोस्तों राहुल चारी और बुर्जन इंजीनियर के साथ में शेयर किया। बेसिकली राहुल चारी उनके साथ फ्लिपकार्ट में ही काम करते थे, जबकि बुर्जन इंजीनियर उस वक्त यूएस में जॉब कर रहे थे। दोनों को समीर का विदना और आइडिया काफी पसंद आया और वो उनके साथ मिलकर पेमेंट्स को सिंपल, फास्ट और यूजर फ्रेंडली बनाने में लग गए। हालांकि शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि उनके पास ना कोई बड़ा ऑफिस था और ना ही कोई हैवी फंडिंग। इसके बावजूद वह लगे रहे और खुद ही ऐप का कोड लिखना शुरू कर दिया। इस जर्नी में बुर्जन बैक एंड संभाल रहे थे, राहुल सिस्टम डिजाइन बना रहे थे और समीर प्रोडक्ट विदना और यूजर एक्सपीरियंस पर फोकस कर रहे थे। इस तरह से दिसंबर 2015 में उन्होंने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया, जिसका नाम रखा गया फोनपे। अब दोस्तों, उस टाइम पर फ्लिपकार्ट के पास कुछ पुराने पेमेंट सिस्टम्स थे, जैसे कि FX स्मार्ट और PZP, लेकिन वह बिल्कुल भी स्मूथ और रिलायबल नहीं थे। इसीलिए कंपनी को अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए एक बेहतर और यूजर फ्रेंडली पेमेंट सॉल्यूशन की तलाश थी। ऐसे में जब फ्लिपकार्ट को पता चला कि उनके 2 एक्स एम्प्लॉयज एक नया पेमेंट ऐप बना रहे हैं, तो फिर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। और फिर फाउंडर्स से डिटेल में आइडिया सुनने के बाद उन्हें फोनपे काफी प्रॉमिसिंग लगा। इसीलिए अप्रैल 2016 में फोनपे ऐप ऑफिशियली लॉन्च होने से पहले ही फ्लिपकार्ट ने इसे एक्वायर कर लिया था। और फिर फ्लिपकार्ट के साथ आने के बाद फोनपे को सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं, बल्कि ब्रांड का ट्रस्ट भी मिला, क्योंकि लोग फ्लिपकार्ट के नाम पर भरोसा करते थे। लेकिन दोस्तों, असली गेम चेंजर तो तब आया जब इसी महीने की ही 11 तारीख को एनपीसीआई ने यूपीआई लॉन्च कर दी, जिसने पूरे इंडिया के पेमेंट फिलॉसफी ही बदल दी। क्योंकि अब यूजर सिर्फ मोबाइल नंबर या वर्चुअल आईडी से सीधे बैंक अकाउंट्स के बीच इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते थे, वो भी बिना कार्ड, बिना आईएफएससी और बिना बैंक विजिट के। अब दोस्तों, तीनों फाउंडर्स को पहले से ही पता था कि यूपीआई ही इंडिया का फ्यूचर बनने वाला है, और इस पेमेंट सिस्टम को उन्होंने फोनपे पर इंटीग्रेट करने की प्लानिंग भी कर रखी थी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीआई लॉन्च के पहले इन्हें कैसे पता चल गया इस पेमेंट सिस्टम के बारे में, तो दोस्तों, आपको क्लियर करते चलें कि एनपीसीआई ने यूपीआई पर काम 2014-15 में ही शुरू कर दिया था, और 2016 में पब्लिक लॉन्च से पहले ही कई सारी कंपनीज को इसके बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। हालांकि यूपीआई पेमेंट्स को फोनपे पर इंटीग्रेट करना इतना आसान साबित नहीं हुआ, क्योंकि उस समय ज्यादातर बैंक्स थर्ड पार्टी ऐप्स पर भरोसा ही नहीं करते थे। इसीलिए ज्यादातर ने तो साफ कह दिया कि हम किसी बाहरी ऐप को इंटीग्रेट ही नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों,
फिर भी फोनपे की टीम ने हार नहीं मानी। मीटिंग्स पर मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, डेमोज, हर तरह का दरवाजा खटखटाया और फिर आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। अगस्त 2016 में फोनपे ने येस बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर ली, जिसके बाद फोनपे ने पहली बार पब्लिक के लिए अपनी और कमाल की बात पता है, फोनपे भारत की पहली ऐप थी जो खुद बैंक नहीं थी, फिर भी NPCI से डायरेक्ट जुड़कर UPI पेमेंट्स करा रही थी। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट ने फोनपे को अपने शॉपिंग प्लेटफॉर्म से भी इंटीग्रेट कर दिया, ताकि फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करने वाले सीधे फोनपे ऐप से पेमेंट कर सकें। इस स्टेप से दोनों आपको फायदा हुआ। फ्लिपकार्ट को स्मूथ पेमेंट सिस्टम मिल गया और फोनपे को लाखों नए यूजर्स मिल गए। ऐसे में यह पार्टनरशिप दोनों के लिए एक विन विन डील बन गई। फोनपे की वजह से यूजर्स को पहली बार यह फ्रीडम मिली कि वह सिर्फ अपने मोबाइल नंबर या VPA यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से पैसे भेज सकें, जो कि इंस्टेंट होने के साथ साथ सेफ भी था। लेकिन दोस्तों, किसी को भी नहीं पता था कि कुछ ही महीनों बाद देश एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो फोनपे जैसी कंपनी की किस्मत पूरी तरह से बदल देगा। जी हां, 8 नवंबर 2016 यह तारीख इंडिया की फाइनेंशियल हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि इसी दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 500 और 1000 के नोट अब वैलिड। Decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. फैसला लोगों के लिए किसी शौक से कम नहीं था। हर जगह लंबी लंबी लाइनें, कैश की कमी और रोजमर्रा के कैश पेमेंट्स तक ठप पड़ गए। और फिर जब कैश रुका तो फिर डिजिटल पेमेंट्स ने पहली बार असली रफ्तार पकड़ी। फोनपे, जो उस समय एक नया स्टार्टअप था, अचानक से नेशनल स्पॉटलाइट में आ गया। डिमोनेटाइजेशन फोनपे के लिए ब्लेसिंग साबित हुई, क्योंकि करोड़ों लोग जो अभी तक सिर्फ कैश पर डिपेंडेंट थे, वह डिजिटल पेमेंट्स अपनाने को मजबूर हो गए। और इसमें सबसे ज्यादा फायदा मिला फोनपे को, क्योंकि उस टाइम तक ज्यादातर दूसरे पेमेंट्स ऐप वॉलेट मॉडल पर चलते थे, यानी यूजर्स को अपने पैसे पहले वॉलेट में डालने पड़ते थे और तब जाकर वो उसे खर्च कर सकते। लेकिन फोनपे का मॉडल पूरी तरह से अलग था। यह एक प्योर UPI बेस्ड ऐप था, जहां पैसे सीधे बैंक टू बैंक ट्रांसफर होते थे। इसी वजह से फोनपे अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे कि पेटीएम एन से अलग पहचान बन आने में कामयाब हो गया। लेकिन अलग कैसे? असल में पेटीएम की शुरुआत 2010 में ही हुई थी, लेकिन एक वॉलेट के रूप में, और उसने UPI को भी इसके लॉन्च के करीब 1 साल बाद जाकर 2017 में अपनाया था। खैर, फोनपे की तेज ग्रोथ अपने साथ कई सारे चैलेंजेस भी लेकर आई, जैसे कि अचानक लाखों नए यूजर्स ऐप पर आने लगे, जिसका नतीजा यह हुआ कि सर्वर्स ओवरलोड हो गए और ट्रांजैक्शंस फेल होने लगे। यह फोनपे के लिए एक रियल टेस्टिंग टाइम था, और उसे भी पता था कि अगर आज यूजर्स का भरोसा टूट गया ना तो फिर पूरी ग्रोथ रुक सकती है। इसीलिए फोनपे की टेक टीम ने दिन रात मेहनत की, सर्वर्स को स्केल किया, इंजीनियर्स ने ओवरटाइम लगाया और कस्टमर सपोर्ट बढ़ाया गया, ताकि हर इशू जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सके। इन्हीं सभी एफर्ट से धीरे धीरे सिस्टम स्टेबल हुआ, ट्रांजैक्शन स्मूथ हुए और फोनपे ने यूजर्स का ट्रस्ट जीत लिया। और दोस्तों, यही वो पल था जब वह फोनपे एक स्टार्टअप से निकलकर इंडिया's लीडिंग फिनटेक रिवॉल्यूशन का सिंबल बन चुका था। लेकिन फिर आया जनवरी 2017, जो फोनपे के लिए किसी झटके से कम नहीं था। असल में ICICI बैंक ने अचानक फोनपे के ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि बैंक का कहना था कि फोनपे NPCI की सबसे जरूरी गाइडलाइंस को ही तोड़ रहा है। बेसिकली UPI का एक क्लियर रूल है क्रॉस बैंक फ्रीडम, यानी कि हर यूजर किसी भी बैंक का UPI हैंडल किसी भी ऐप पर इस्तेमाल कर सके। लेकिन उस समय फोनपे पूरी तरह से येस बैंक के @YPBL हैंडल पर डिपेंडेंट था। फ्लिपकार्ट पर भी UPI पेमेंट सीधे फोनपे प्लस येस बैंक के सेटअप पर ही जाते थे, जिससे दूसरे बैंक्स और दूसरे UPI ऐप्स को मौका ही नहीं मिलता था। ICICI बैंक ने इसे रूल ब्रेक करना माना और NPCI से साफ कह दिया कि जब तक फोनपे अपना सिस्टम ठीक नहीं करता, तब तक के लिए हम इसे ब्लॉक करते हैं। इसके बाद से फोनपे पर पेमेंट्स फेल होने लगे। मार्केट में तो लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया
कि फोनपे अब बंद हो जाएगा, जिससे बहुत सारे दुकानदार पेटीएम पर स्विच करने लगे। बेसिकली फोनपे के लिए यह सबसे मुश्किल वक्त था, लेकिन फिर भी फोनपे की टीम ने नॉन स्टॉप काम किया और आखिरकार फरवरी 2017 तक फिर से अपने सिस्टम को स्टेबलाइज कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब फोनपे सिर्फ पेमेंट्स तक सीमित नहीं रहना चाहता था, इसीलिए उसने धीरे धीरे कंप्लीट फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना शुरू कर दिया। कंपनी ने नए फीचर्स और कैटेगरीज जोड़ी, जैसे क्रेडिट कार्ड, बिल पेमेंट्स, गिफ्ट कार्ड्स और हजारों ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट्स को इंटीग्रेट किया गया। अब यूजर्स फोनपे से मूवी टिकट्स, फूड डिलीवरी, मेडिसिन, ग्रोसरीज और ट्रैवल बुकिंग सब कुछ कर सकते थे। इतना ही नहीं, फोनपे ने एक और गेम चेंजिंग इनोवेशन करते हुए दुनिया का सबसे सस्ता पीओएस लॉन्च कर दिया, जिसकी कीमत रखी गई थी सिर्फ 699, ताकि भारत के लाखों लोकल शॉपकीपर्स डिजिटल इकोनॉमी से जुड़कर देश को कैशलेस बनाने में अपना योगदान दे सकें। 2017 के टाइम में फोनपे इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई प्लेटफॉर्म बन चुका था, जहां नवंबर 2017 में इसने हर दिन 1 मिलियन से भी ज्यादा पेमेंट प्रोसेस किए, यानी हर 24 घंटे में ही 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन। सिर्फ इतना ही नहीं, फोनपे का टोटल पेमेंट वॉल्यूम अब सालाना 400 करोड़ को क्रॉस कर चुका था। इतनी तेज ग्रोथ भारत के डिजिटल पेमेंट्स के इतिहास में पहली बार देखने को मिली थी। इसके अलावा ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें तो नवंबर 2017 की तुलना में अगले ही साल 8200% की इंक्रीमेंट हुई थी, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग हो, बिल पेमेंट्स हो या फिर दोस्तों को पैसा भेजना, हर जगह फोनपे का यूज बढ़ता चला गया। लेकिन तभी लोगों के मन में यह सवाल भी आने लगा कि आखिर फोनपे पैसे कैसे कमाता है, क्योंकि जब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर पेमेंट्स यूपीआई से बैंक टू बैंक ही होती है और ट्रांजैक्शन फी भी नहीं लगती। असल में दोस्तों, फोनपे हर ट्रांजैक्शन से कोई सीधा चार्ज नहीं लेता, क्योंकि यूपीआई की सर्विस यूजर्स के लिए पूरी तरह से फ्री है। तो फोनपे को हर ट्रांजैक्शन पर एक छोटा सा कमीशन मिलता है। अब यह कमीशन भले ही यूजर से डायरेक्टली ना लिया जाए, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर्स यानी टेलीकॉम कंपनी, इसके अलावा जब यूजर्स फोनपे के जरिए म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज या डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से भी उसे ब्रोकरेज और डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन मिलता है। साथ ही बड़े मर्चेंट्स जैसे स्विगी, जोमैटो, बिग बाजार, मिंत्रा और ओला भी फोनपे के साथ टाई अप करके रखते हैं। और जब यूजर्स इन प्लेटफॉर्म पर भी फोनपे से पेमेंट करते हैं, तो फिर फोनपे को वहां से भी ट्रांजैक्शन फी या इंटीग्रेशन फी मिलती है। इसके अलावा दुकानदारों के लिए जो क्यूआर बेस्ड पेमेंट सिस्टम फोनपे ने बनाया है, उससे भी कंपनी को फायदा होता है। यानी फोनपे सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं, यह एक ऐसा कंप्लीट फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन गया था, जहां रोजमर्रा के खर्चों से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सब कुछ एक ही जगह पर किया जा सकता था। यही वजह थी कि 2017 के एंड तक 5.5 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया था। लेकिन दोस्तों, बढ़ रही थी, वैसे ही वैसे कंपटीशन भी काफी तेज होता जा रहा था, क्योंकि 17 अगस्त 2017 को गूगल ने अपने पेमेंट ऐप गूगल टेस्ट को लॉन्च कर दिया था, जो कि बाद में गूगल पे बना। अब गूगल के पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज, ट्रस्ट और ब्रांड वैल्यू थी, जिससे मार्केट में एक नई रेस शुरू हो गई। गूगल ने कैशबैक देकर यूजर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की। वहीं पेटीएम पहले से ही मार्केट में स्ट्रांग होल्ड रखता था। उसके पास बड़ा यूजर बेस, कैशबैक ऑफर्स और वॉलेट सिस्टम का एडवांटेज था। ऐसे में फोनपे को दोनों तरफ से टफ चैलेंज मिल रहा था। लेकिन इस दौरान फोनपे की टीम ने इनोवेशन, यूजर ट्रस्ट और पार्टनरशिप पर फोकस किया। हर महीने नए फीचर्स लाए, यूजर्स को ऑफर और रिवॉर्ड्स दिए, साथ ही तेजी से छोटे शहरों और दुकानों तक अपनी पहुंच बढ़ाई। इसके लिए कई सारे बेहतरीन एड कैंपेन चलाए गए, जिनमें लोगों को यूपीआई और डिजिटल पेमेंट से जोड़ने पर जोर दिया गया। साथ ही लोगों को यह बताने पर फोकस किया गया कि फोनपे से पैसे भेजना, बिल भरना, शॉपिंग, परिवार या दोस्तों के बीच छोटे मोटे रोजमर्रा के लेन देन करना कितना आसान और सुरक्षित है। इन एड्स ने डिजिटल पेमेंट को पहली बार आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाया, जिससे फोनपे धीरे धीरे हर घर तक पहुंच गया।
लेकिन फिर आया साल 2020, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती भरा समय था, क्योंकि इसी साल कोविड-19 पेंडेमिक ने कहर ढाया, जिसने लोगों का रूटीन, काम करने का तरीका और पैसे का लेन देन सब कुछ बदल दिया। इस समय डिजिटल पेमेंट सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि एक जरूरत बन गई थी, क्योंकि लोग कैश ट्रांजैक्शन से बचने लगे थे और ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करना ही पसंद करते थे। फोनपे ने भी इस मौके को सही तरह से समझा और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स और स्कैन एंड पे सेव जैसे कैंपेन शुरू किए। और दोस्तों, एमए में ऑनलाइन पेमेंट करना ही पसंद करते थे। इनके ये कैंपेन इतने इफेक्टिव थे कि थोड़े ही समय में फोनपे बाकी ऐप से तेजी से आगे निकलने लगा। जैसे कि जनवरी 2021 की बात करें तो फोनपे ने 969 मिलियन ट्रांजैक्शंस किए थे, जो कि गूगल पे के 853 मिलियन और पेटीएम के 281 मिलियन से भी कहीं ज्यादा थे। कुल मिलाकर उस महीने भारत में 2.3 बिलियन यूपीआई, करीब 4.2 लाख करोड़, और इन सब में सबसे आगे था फोनपे। लेकिन अगले ही साल यानी 2022 में एक ऐसा केस सामने आया जिससे फोनपे और पेटीएम के बीच एक लीगल फाइट शुरू हो गई। एक्चुअली फोनपे ने कंप्लेंट रजिस्टर कराई कि पेटीएम के कुछ एम्प्लॉइज उनके क्यूआर कोड्स को आग लगा रहे थे। अब जब जांच हुई तो इस आरोप में 3 पेटीएम एम्प्लॉइज पकड़े गए, एक एरिया सेल्स मैनेजर और 2 ऐसे लोग थे जो कि फोनपे में पहले ही काम कर चुके थे। और दोस्तों, यह घटना दिखाती है कि यूपीआई मार्केट कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका था। लेकिन फिर इसी बीच फोनपे की कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। शुरुआत में फोनपे फ्लिपकार्ट के अंदर एक छोटा सा प्रोडक्ट था, लेकिन समय के साथ यह सिर्फ एक पेमेंट ऐप नहीं रहा, बल्कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, रिचार्ज, बिल, गोल्ड और लोन, मतलब एक पूरा फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म बन गया। जहां प्रॉब्लम ये थी कि हर फाइनेंशियल सर्विस के लिए अलग अलग अथॉरिटीज जैसे कि आरबीआई, आईआरडीएआई, सेबी और एनपीसीआई से अप्रूवल्स चाहिए होते थे। और अगर फोनपे फ्लिपकार्ट के नाम से चलता रहता तो हर अप्रूवल को फ्लिपकार्ट के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से गुजरना पड़ता, जिससे प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता। इसीलिए दिसंबर 2022 में फोनपे ने फ्लिपकार्ट से ऑफिशियली अलग होने का फैसला कर लिया। यह वो समय था जब गूगल पे और फोनपे मिलकर भारत के 80% से भी ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन संभाल रहे थे। यानी कि हर 10 डिजिटल पेमेंट्स में से 8 तो सिर्फ इन्हीं 2 ही ऐप से होते थे। बाकी बचा इनका तीसरा कॉम्पिटिटर पेटीएम, तो उसकी भी हालत खराब ही होती जा रही थी, क्योंकि बार बार नियमों का उल्लंघन, संदिग्ध ट्रांजैक्शंस और एक ही पैन पर कई सारे अकाउंट जैसे कई सारे आरोप उस पर लगते रहे। यहां तक कि मनी लॉन्ड्रिंग के शक पर एनपीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पेटीएम पर नए यूजर्स ऑनबोर्ड करने पर रोक लगा दी, जिसका सीधा असर पड़ा इनके मार्केट शेयर पर, क्योंकि अप्रैल 2023 में पेटीएम के यूपीआई ट्रांजैक्शंस का जो मार्केट शेयर 3% था, वो दिसंबर 2024 तक घटकर सिर्फ 6.88% रह गया। हाँ, अक्टूबर 2024 में एनपीसीआई ने पेटीएम को फिर से नए यूजर्स को ऑनबोर्ड करने की परमिशन तो दे दी थी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इसी दौरान फोनपे ने अग्रेसिव एक्सपेंशन और स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस के दम पर यूपीआई मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर ली थी। आज फोनपे का मार्केट शेयर 45.8% है, यानी कि आधे से ज्यादा यूपीआई पेमेंट्स इसी ऐप पर ही होती है। साथ ही एनपीसीआई के अकॉर्डिंग अगस्त 2025 में फोनपे ने लगभग 9.15 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस प्रोसेस की, जिनकी टोटल वैल्यू थी करीब 11.99 लाख करोड़। और दोस्तों, यह डाटा दिखाते हैं कि आज छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक हर जगह लोग फोनपे का यूज सबसे ज्यादा कर रहे हैं। इसीलिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि फोनपे अब सिर्फ एक मोबाइल ऐप नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी का दिल बन चुका है। वैसे यूपीआई पेमेंट्स के लिए आप किस ऐप का यूज करते हैं?